अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत की, जिसके वजीर का बयान और मुशीर का बयान कुछ और है। बिलावल हाउस में भैंसें मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं भैंसें लोगों को चाय पिलाने के लिए रखी हैं। कोई कारोबार नहीं कर रहे, लेकिन शायद सूबाई वजीर इत्तलात को इत्तलात ही नहीं है। नासिर शाह कहते हैं बिलावल हाउस में भैंसें हैं ही नहीं। माजरा क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। आबादी ले गया। एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। और हाँ, वहाँ पर जानवर हैं। एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। और हाँ, वहाँ पर जानवर हैं। एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। और हाँ, वहाँ पर जानवर हैं। ठीक है जी, सानू की समा की खबर एक बार फिर दुरुस्त साबित हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बिलावल हाउस में भैंसों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। हाँ, वहाँ पर जानवर हैं। मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो गुस्से में नजर आए। हम यदीद नहीं हैं कि लोगों को चाय ना पिलाएं। जब आप दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाएं तो इतना तहम्मुल आप में होना चाहिए कि आप दूसरे का वर्जन भी सुने। मुर्तज़ा वहाब साहब कौन से मौक़िफ़ की बात कर रहे हैं? समा ने जो बिलावल हाउस में बाड़े की खबर नशर की, इसमें पीपल्स पार्टी के वजीर नासिर शाह का मौक़िफ़ भी शामिल था। एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर बनी है। समा की खबर पर वजीर का बयान और मुशीर का बयान और अब इसे पार्टी रहनुमाओं में इख्तिलाफ कहें या पीपल्स पार्टी की दोहरी पॉलिसी। समा आबादी ले गया। अरबों की ज़मीन पर करोड़ों के जानवर। बिलावल हाउस कराची की इंतजामिया ने शहर के पौश रिहायशी इलाके में जानवरों का बाड़ा बना डाला। 4 अफराद की जरदारी फैमिली के लिए दर्जनों भैंसें, ऊंट और बकरियां। बदबू की वजह से इलाका मकीनों का रहना मुश्किल हो गया। ये है कराची का पौश तरीन इलाका क्लिफ्टन। यहाँ खूबसूरत बाग इब्ने कासिम से लेकर अहम मुल्कों के बड़े बड़े कौंसिल खाने, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के बड़े बड़े घर शहर के पुराने रऊसा का मस्कन है, लेकिन आजकल क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के मकीन एक बहुत ही बदबूदार मसले से दो चार हैं। आपको अपनी नाक पे जो है मास्क जो है डबल कर देनी होगी, क्योंकि इतनी बदबू है चारों तरफ कि आप सही तरीके से सांस ले नहीं सकते। और फिर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो वही हाल है जैसे कि सारे शहर का है। और अगर आप इस गली से गुजरेंगे तो तकरीबन सारे घर जो है इनकी खिड़कियाँ बंद होती हैं। हम सारा दिन जो है एसी की हवा में जीते हैं। बाहर जाएं तो हमें साफ़ हवा मिलती नहीं, हमें फिर गाड़ी पे बैठ के जो है समंदर की तरफ रुख करना पड़ता है। मीर तक की मीर तो ये ना जान सके कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, लेकिन क्लिफ्टन में फैली ये बदबू और ताफुन कहीं और से नहीं बल्कि सिंध सरकार के घर बिलावल हाउस से उठ रहा है। क्योंकि अब ये घर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि गलाजत का भी मरकज़ बन चुका है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला बिलावल हाउस तो आपने कई बार देखा होगा। यहाँ सियासतदान बैठकें लगाते हैं, इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मगर अब जो बिलावल हाउस समा आपको दिखाएगा वो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है भैंसों का बिलावल हाउस।
बकरियों का बिलावल हाउस और ऊंटों का भी बिलावल हाउस। जी जनाब, तो एक तरफ तो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के नाम पर खयाबाने सादी का ये सर्विस रोड बंद है, जिसको आप देख भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा एक एनिमल फार्म है, उसकी जानिब भी हम आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। वो एनिमल फार्म भी जो है यहीं पर कायम है बिलावल हाउस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इसकी बदबू से। आप देख सकते हैं कि एक ये व्यू आप लें यहाँ पे कि कितनी भैंसें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल जरदारी ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भैंसें ही काफ़ी होती, मगर यहाँ मौजूद दर्जनों भैंसें, बकरियाँ और ऊँट आखिर किसको दूध पिला रहे हैं? आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए? हमें ताज़ा जर्सी ऊँटनी का दूध नहीं, हकीकत में मिलती है क्या? तो ऊँटनी का दूध अगर आप पीना चाहें मिल जाएगा? अबे झूठ बोल रहे हैं। फायदा कोई भी उठा रहा हो, मगर बिलावल हाउस के इन डंगरों से सबसे ज्यादा नुकसान महल्ले वालों का हो रहा है। यहाँ जो एनिमल फार्म बनाया है, हैरत होती है कि किस तरह से बनाया है। जो कानून के मुहाफिज हैं वही जो है कानून को इस तरह से जो है बिगाड़ रहे हैं। हर किस्म का जानवर वहाँ मौजूद है। इनके पास डंपर्स भी हैं जो उठाते, लेकिन कभी जब डंपर नहीं आता है 2-3 दिन तक, ये जब कचरा फैला होता है तो यानी कि घर के अंदर जो है हम रह नहीं सकते। यानी इतना हमारा बुरा हाल होता है कि हम तो फिर घर से निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बाड़े कायम किए जा सकते हैं? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के ज़मरे में आता है और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। किसकी मजाल है कि बिलावल हाउस या किसी भी बड़े आदमी, बिलावल हाउस का तो एक चूँकि बड़ा नाम है, नाम ले दिया, किसी भी बड़े आदमी की बकरी, गाय, भैंस को क्या केएमसी के लैंड डिपार्टमेंट वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनकी मजाल है कि वो उठा के ले जाएं? या क्या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं करनी? महल्ले वाले इस गैर कानूनी काम की शिकायत लेकर कमिश्नर के पास भी गए, मगर वो भी बिलावल हाउस के डंगरों के सामने बेबस निकले। अलबत्ता ये मुफ्त मशवरा जरूर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद बात करके देख लें, क्या पता मसला हल हो जाए। और कमिश्नर कराची का ही क्या रोना, कमिश्नर कराची के बॉस को तो बिलावल हाउस के ये डंगर नजर ही नहीं आते। देखिए, एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर मुबनी है। मगर 3-4 हजार गज पर मौजूद ये बाड़े हमेशा से यहाँ नहीं थे। 2011 तक बिलावल हाउस के अतराफ बड़े बड़े बंगले थे, जिन बंगलों के लॉन्स में लगे फूलों की खुशबू से ये इलाका महकता था। मगर फिर एक एक करके ये बंगले गिरा दिए गए, लॉन मलिया मेट कर दिए गए। इन बंगलों के मकीनों की जगह बिलावल हाउस के डंगरों ने ले ली। बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच के मुताबिक बिलावल हाउस के अतराफ में कायम 40 से ज़ायद बंगलों को गैंगस्टर्स के जरिए ज़बरदस्ती औने पौने दामों में ख़रीदा गया। उस जीआईटी पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन गूगल के सैटेलाइट कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर हर शुबे से बालातर हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलावल हाउस के अतराफ ये घर ऐन उसी ज़माने में गिराए जा रहे थे जब उज़ैर बलोच इस शहर की गलियों में इंसानी सरों से खुलेआम फुटबॉल खेल रहा था। और ठीक उसी ज़माने में ये बंगले शाही बाड़ों में तब्दील हो गए। शाही बाड़ों से पड़ोसी कितने ही परेशान हो, मगर ये शाही भैंसें बहुत खुश हैं जो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की सड़कों पर इठलाती और गोबर फैलाती एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जाई जाती हैं। हम थर समेत सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में होने वाली ज्यादतियों का तो खूब शोर मचाते हैं, लेकिन कराची के इस महंगे तरीन इलाके में रहने वाले अमीर तरीन खानदानों के बारे में भी कोई बात होगी जिन्हें शायद अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया कि यहाँ बिलावल हाउस के डंगरों को पाला जा सके।
कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। छुट्टियां खत्म, पाबंदियां नरम। कराची कायदाबाद में पीपल्स पार्टी के जिले सदर की जानिब से सरकारी प्लॉट पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। इकबाल खान डीसी ऑफिस से मुत्तसिल सरकारी जमीन पर शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहते थे। पीटीआई रहनुमा अली मादिल शेख ने सईद गनी पर इल्जाम लगाया। बोले कराची में सूबाई वज़ीर तालीम की ईमा पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कायदाबाद के मरकजी चौक पर एक अजीम शान तिजारती मंसूबा। कराची के इलाके कायदाबाद में बिल्डर का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते होते रह गया। क्योंकि जिस प्लाट पर ये प्लाजा बनना था वो कब्जे का निकला। तामीराती काम शुरू होने से पहले मलीर की जिले इंतजामिया पहुंच गई और बिल्डर अपने ख्वाब को बचाने के लिए पुलिस एहलकारों से उलझता हुआ नजर आया। 2 हफ्ते पहले SHO कायदाबाद से हाथापाई करने वाला ये बिल्डर इकबाल सांद है, जो पीपल्स पार्टी कराची जिला शर्की का सदर होने के साथ साथ एक सूबाई वजीर का दस्तेरात भी है। मुख्तियार कार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर से मुतसल 1400 मरबा गज की जमीन का प्लाट सरकार की मिल्कियत है। कीमती जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। इंतजामिया इस प्लाट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। दूसरी तरफ बिल्डर इकबाल सांद का दावा है कि ये प्लाट तो इसकी ज़ाती मिल्कियत है। उधर रहनुमा तहरीके इंसाफ अली मादिल शेख का कहना है कि सूबाई वजीर सईद गनी अपने कारिंदों के जरिए शहर भर में जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। पिछले दिनों ईस्ट के पीपल्स पार्टी के सदर ने पुलिस व SHO को गिरबान से पकड़ा। एक DC ऑफिस के साथ कब्जा कर रहा था। वो ईस्ट का सदर सईद गनी साहब के कहने के ऊपर, सईद गनी साहब के हिमायत से। डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर से मुतसल ये जमीन शहर के मसरूफ तरीन मकामात में शामिल कायदाबाद के मेन स्टॉप पर वाक़ है। ज़राए और रिकॉर्ड के मुताबिक इस कीमती प्लाट की लीज कई साल पहले गैर कानूनी तौर पर दी गई थी और इकबाल सांद ने यही गैर कानूनी लीज वाली जमीन खरीद ली थी। मगर इस जमीन में इकबाल सांद के ख्वाबों के महल की तामीर में कानून और इंतजामिया के साथ साथ पार्टी के अपने लोग भी रुकावट थे। मलीर से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी व सूबाई असेंबली इस प्लाट पर अस्पताल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने वजीर आला सिंध को तहरीरी दरख्वास्त भी दे रखी है। यही वजह है कि जब मलीर की जिले इंतजामिया प्लाट का कब्जा छुड़ाने के लिए पहुंची तो इनके साथ साथ मलीर के जियाले भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ संजय साधोनी, समा, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हैं। NCOC ने 24 सितंबर से रात 12 बजे तक आउटडोर होटलिंग और टूरिज्म खोलने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बड़ी अहम ये मीटिंग हुई है, तो बताइए और कौन कौन से मजीद फैसले लिए गए हैं और SOPs क्या क्या फिर अमल दरामद करना होगा इन पे? बिल्कुल फैसल, आज का जो NCOC का इजलास था वो बहुत अहम था। असद उमर की सरबराही में ये इजलास हुआ और अहम फैसले जो हैं वो सामने आए हैं। कुछ सेक्टर्स को 24 मई से जबकि कुछ को 1 जून से खोलने का फैसला किया गया है। तफसीलात शेयर करते हैं कि पहले तो आउटडोर डाइनिंग जो थी वो बंद थी। अब रेस्टोरेंट्स को आउटडोर जो है वो डाइनिंग की इजाज़त होगी, लेकिन रात 12 बजे तक। इसके अलावा 24/7 टेक अवे की जो सहूलत है वो अभी तक बरकरार रखी जाएगी। 5% से जो कम शरह वाले इलाके हैं वहाँ पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 जून से जो आउटडोर शादी हॉल्स थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। आउटडोर जो शादी की तकरीबात थी वो 1 जून से हो सकेंगी, लेकिन साथ शर्त ये है कि सिर्फ 150 अफराद के साथ। इसके अलावा मास्क पहनने की जो SOP थी वो अभी भी कायम रहेगी। इसके अलावा जो सिनेमा थे, मज़ारात थे, इंडोर डाइनिंग थी, इंडोर जिम्स थे, पार्क्स थे, वो अभी जो जायज़ा इजलास है वहाँ तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो इंटर प्रोविंशियल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी 22 मई से 2 दिन उस पर पाबंदी होगी, यानी हफ्ता और इतवार को वो बंद रहेगी। इसके अलावा पार्क्स में जो जॉगिंग है या वॉक के लिए सख्त कोरोना SOPs के साथ जा सकते हैं। सियाहत को खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन SOPs का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा जो तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात हैं उन पर भी पाबंदी बरकरार रखी गई है आज के NCOC के इजलास में। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ थी इनबाउंड और आउटबाउंड की NCOC की वो बरकरार रखी गई हैं इस इजलास में। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं, टूरिज्म का आपने बताया, तो उसके लिए SOPs क्या हैं? क्या
टेस्ट करा के जाना पड़ेगा अगर आप विद इन पाकिस्तान मूव कर रहे हैं, या फिर वैक्सीनेट अपने आप को कराना पड़ेगा? बिल्कुल फैसल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एनसीओसी ने ये अपनी जो प्रेस रिलीज आज जारी किया उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सियाहत की इजाज़त तो दे रहे हैं, लेकिन जो तफसीली हिदायत हैं वो जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जारी किया जाएगा। क्योंकि पहले जो था वो तो सिर्फ मास्क की पाबंदी थी, आप मास्क जाएँ या समाजी फासले का ख्याल रखें। अब जो है वो हिदायत की गई है टूरिज़म डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा गया है कि आप एक तफसीली जो है वो SOPs बताएं और उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स दी। सिंध की वज़ीर सेहत ने कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। अजरा पेचो कहती हैं कि कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 25% मुसाफिर कोरोना के मरीज़ हैं। इसके बावजूद बैरून मुल्क से आने वालों को करंतना में रखने के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सूबाई वज़ीर ने NCOC इजलास के दौरान ये मुतालबा भी किया है कि ट्रेनों में 70% मुसाफिरों की इजाज़त के फ़ैसले पर भी गौर किया जाए। तो सिंध में कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस सामने आए हैं। सिंध की वज़ीर सेहत ने कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। अजरा पेचो कहती हैं कि कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 25% मुसाफिर कोरोना के मरीज़ हैं। इसके बावजूद बैरून मुल्क से आने वालों को करंतना में रखने के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानून की बालादस्ती ना होने को मुल्की तबाही की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर उनसे NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होगी। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि माफिया को कानून के नीचे लाएंगे, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पंजाब के सियासतदान दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं, वो भी ज़्यादा देर नहीं बचेंगे, उन्हें भी वापस लाया जाएगा। हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए NRO, और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है। 2 असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है, एक कानून की बालादस्ती, और ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी NRO नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है। ये मेरा सबसे पहला मकसद है। पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए, ज़्यादा देर नहीं बचेंगे, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है रियासत की कि हम अपनी कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी ले, जिस तरह मदीना की रियासत में ली गई थी। जब भी हमारा टाइम ख़त्म होगा, ये 5 साल ख़त्म होंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कमज़ोर तबका, उसको हमने कैसे ऊपर उठाया। स्टैब्लिशमेंट से सुलह का बयान क्यों दिया? नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर से वजाहत तलब कर ली। जवाब में मोहम्मद जुबैर ने गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांग ली। लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को अपने तर्जुमान की तर्जुमानी पसंद न आई, मुतनाज़े बयान पर वजाहत तलब कर ली। एस्टेब्लिशमेंट से डील का तासुर देने वालों से नवाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार कर दिया। लीगी ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट से सुलह का बयान देने पर नवाज शरीफ ने मोहम्मद जुबैर को तर्जुमान के ओहदे से हटाने की मुशावरत की, तो शरीफ खानदान की अहम शख्सियत की सिफारिश पर मामला शोकाज तक महदूद रखने का फैसला हुआ। शोकाज नोटिस के जवाब में मोहम्मद जुबैर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांग ली। ताहम पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा अब भी मोहम्मद जुबैर के बयान से नाराज हैं, क्योंकि इन्हें इस बयान की सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि नवाज शरीफ की वजाहत सिर्फ मोहम्मद जुबैर के लिए नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ के करीबी पार्टी रहनुमाओं के लिए भी पैगाम है कि डील का तासुर न दिया जाए। दूसरी तरफ मुतनाज़े बयानात देने वाले लीगी रहनुमाओं का कहना है कि ऐसे बयानात का मकसद सियासी तौर पर हुकूमत को परेशान करना होता है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आई स्टैंड विद इमरान खान, तफसीलात कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म के देरीन साथी जहांगीर खान तरीन ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी है। वाज़े किया है कि हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके साथियों पर दबाव डाला जा रहा है। अफसरान के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें। ये आपके MPA हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। बैठे बात करें और इनके सबके मसले हल करें। क्या वो आपको अपोजिशन समझना शुरू हो गया? मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको टेढ़ा हो गया, सीधा करना। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने अली जफर साहब को अपॉइंट किया कि जी आप दोनों लोगों से मिले,
FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत है। ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन। PTI ने इसको ब्लॉक कर दिया कि ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम सब PTI का हिस्सा थे, PTI का हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे, पंजाब की असेंबली में एहतजाज करेंगे, तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रुकनीत मुतासर हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया कि तमाम अरकान पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले अरकान को दावत दी और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। इन्हीं के कहने पर जिम्मेदारियां बैरिस्टर अली ज़फ़र को दी गई। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मुशीर कानून अली ज़फ़र ने अभी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश नहीं की। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, तहरीक इंसाफ कल भी इमरान खान थी, आज भी है और आने वाले वक्त में भी इमरान खान होगी। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इस ट्वीट का मकसद था कि वाज़ेह चीज़ों को भी कभी कभी दोहराते रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा, जहांगीर तरीन भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। कल शाम से होने वाली जमागोइयों से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़िक्र है तो सिर्फ मुल्क की तरक्की और आवाम का पैसा बचाने की। क्यों असद उमर ने ट्वीट किया कि आई स्टैंड विद इमरान खान? सबको पता है असद उमर स्टैंड विद इमरान खान। बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, कभी कभी उन चीज़ों को दोहराना भी चाहिए और अवाम के सामने बोलना चाहिए। कल भी तहरीक इंसाफ इमरान खान थी, आज भी इमरान खान है और कल आने वाले दिन भी इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। कल शाम से मैं देख रहा हूँ जमागोइयाँ हो रही हैं, उसको कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह भी मेरी वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग हुई और यकीन जाने उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की। मैंने स्क्रीनशॉट जो देखा है तरीन साहब का, उसमें तो वो कह रहे हैं जी हम कल भी तहरीक इंसाफ के साथ थे, आज भी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, बड़े बड़े स्कैंडल हुए, हुकूमतों ने बात नहीं की। वो बात करते हैं पुरानी चीज़ों की, वो अपने वक्त की बात नहीं करते। ये इमरान खान में ये हिम्मत है कि वो सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं करता, उसको आज भी जो गलत होता हुआ नजर आता है उस पर आज आवाज उठाता है। वो ये नहीं देखते कि इसका उनको सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा। ये उनका नजरिया है कि पाकिस्तान की कौम की पैसा जो है वो उनकी अमानत है हुकूमत के पास और एक एक पैसे के लिए जवाब दे हैं, इसलिए वो हुकूमत गुजरने का इंतजार नहीं करते, वो उसी दिन फैसला करते हैं चाहे जितनी मर्जी सियासी मुश्किलात हो। जहांगीर तरीन का पार्लिमानी ग्रुप बनने के ऐलान का क्या हुआ? वज़रा भी मैदान में आ गए। कहते हैं आपस में मामूली ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन हकीकत में जहांगीर तरीन हमारे ही साथ हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उमर आसिफ। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली के अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाने के ऐलान पर वफाकी वज़रा का वजाहती मिशन शुरू। मीडिया के सवालात पर एक ही इशारा कि सब अपने ही आदमी हैं। पार्लियामेंट के बाहर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने छोटी मोटी तलखियों की तस्दीक भी की और राहें अलग होने की तरदीद भी। छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीडर ही नहीं है और उन्होंने आज सुबह वाज़ेह कर दिए सारा जहांगीर तरीन साहब ने और बाकी लोगों ने कि वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। पिंडी बॉय शेख रशीद ने कहा, पार्टी में ग्रुप बंदी होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा, ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। वज़रा की पेशगी वजाहतें अपनी जगह, लेकिन सियासी हलकों में ये गूंज भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊंट ने किस करवट बैठना है, वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। मोमिन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, प्यार से कोई वज़ीर आज़म की जान तो ले सकता है, लेकिन ब्लैक मेलिंग से सर का एक बाल भी नहीं ले सकता। PTI का कोई रुकन बजट के मौके पर सियासी खुदकुशी नहीं करेगा। जहांगीर तरीन ने खुद कह दिया कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ना वो ब्लैकमेल होते हैं और ना वो प्रेशराइज होते हैं। प्यार से कोई जान ले ले तो वो सी नहीं करेंगे, लेकिन ब्लैकमेल करके वो किसी को अपने सर का बाल भी नहीं देते। किसी को प्रेशराइज करना, किसी को टारगेट करके विक्टिमाइज करना, ना ये वज़ीर आला की पॉलिसी है और ना ये उनका मजाज है। नून लीग की कनीज़ें दरबारी इस मंसूबे पे मातम कर रहे हैं, रोज़ नोए पढ़ रहे हैं। उनको ये समझ आ जाएगी कि ये अल्टीमेटली ताने बाने जो है वो किस जमात और किस खानदान से जाके मिलते हैं। नैब और एंटी करप्शन को
इंक्वायरी के लिए जो हदायत दी गई हैं, इससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहांगीर तरीन साहब, जिनके नाम से उन्होंने इस ग्रुप को टाइटल किया, उन्होंने आज खुद इस बात की तरदीद कर दी कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान पे उन्हें मुकम्मल एतमाद है। क्या एफआईए जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करना चाहता है? लाहौर की अदालत में दौरान समाअत मौजिज़ जज के इस्तफसार पर तफ्तीशी ऑफिसर वाज़ेह जवाब न दे सके। कहा अभी तफ्तीश जारी है। अदालत ने मालियाती स्कैंडल के इल्ज़ाम पर 3 मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। एफआईए को अगली समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। जहांगीर तरीन और अली तरीन की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालतों को बताया कि तमाम रिकॉर्ड एफआईए को दे दिया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 12 ट्रांजैक्शंस हुई जिसका रिकॉर्ड से जायजा ले रहे हैं। अदालतों ने एफआईए को 31 मई तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोर्ट के जज ने दौरान समाअत पूछा कि क्या एफआईए जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करना चाहता है, जिसका तफ्तीशी अफसर वाज़ेह जवाब न दे सके। तफ्तीशी का कहना था कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके बाद गिरफ्तारी से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद 31 मई को दोबारा पेश होंगे। कैमरामैन हावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा लाहौर। सेंट्रल जेल पेशावर में कैदियों पर मुबैना तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। कैदी ने पेशी के मौके पर जज के सामने छित्तर पेश किया और अपने ज़ख्म भी दिखाए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर से भी, लेकिन इस वक्त आपको सूरत हाल बता रहे हैं सेंट्रल जेल पेशावर की। यहाँ पर कैदियों पर तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर मौजूद हमारे साथ। सज्जाद, ये क्या वाक़या है, ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक मुलजिम के केस की समाअत थी, तो उस दौरान जब वो अदालत में पेश हुआ तो अपने साथ एक शापर के अंदर छितर लेके आया और अदालत जज को बताया कि उस पर जो है सेंट्रल जेल पेशावर में तशद्दुद किया जाता है और उसने अपनी कमीज उतार कर उस तशद्दुद के निशान भी बनाए, जिस पर जज ने काफी बरहमी का इजहार किया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो तशद्दुद करता था उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी के अहकाम जारी किए और जो महकमा दाखिला और आईजी जेल खाना जात को मामले का नोटिस करके जो है रिपोर्ट जो है तलब की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर कराची में मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन बैनुस्सूबाई डकैत ग्रोह से ताल्लुक़ रखते थे। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली कादरी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बिलीज अपार्टमेंट में फायरिंग करके मियाँ बीवी कत्ल कर दिए गए। मकतूलिन की शनाख्त जाफर हुसैन और फौजिया मेहर के नामों से हुई। पुलिस का कहना है कि 19 मार्च को मज़कूरा फ्लैट में इंतहाई मतलूब मुल्जिम वाहिद बख्श उर्फ फौजी जलबानी पुलिस से मुकाबले में मारा गया था। मकतूल मियाँ बीवी भी इसी गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। फौजी जलबानी के जो दीगर साथी थे मुल्ज़मान और उसका बेटा, वो इनको थ्रेट कर रहे थे कि आपने पुलिस को इतला दिए, जिसकी वजह से हमारा साथी मारा गया। फ्लैट यूनियन ने बताया कि मकतूल मियाँ बीवी काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम थे। तकरीबन इनको मेरा ख्याल 4 से 5 साल का अरसा हुआ है। ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स में रह के आए हैं। यहाँ पे डकैत वगैरह का मारा गया था, मतलब ये उसी केस में ये इसको लेके भी गए थे सहूलतकार केस में। अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुबैना मुल्जिम सुबह 8:22 पर लिफ्ट के जरिए 6ठी मंजिल पर पहुंचे थे। 8:28 पर वो फरार हुए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। लाहौर में कत्ल होने वाली बरतानिया से आई मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला को गोली मारने से पहले बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक हो गई। पुलिस ने शामिल तफ्तीश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने वाले मुल्जिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। कत्ल से पहले तशद्दुद किया जाता रहा, फिर फायरिंग करके मौत के घाट उतारा गया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जिस्म के 6 मकामात पर तशद्दुद की निशानदही कर दी। 3 मई को डिफेंस बी में कत्ल होने वाली मायरा जुल्फकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी होने से मौत तक का वक्त तकरीबन 15 मिनट है। मकतूला को 2 गोलियां मारी गयी, जिससे पहले तशद्दुद किया गया। गर्दन पर फंदे का निशान भी पाया गया है। दोनों हाथों पर खराशें और बाल नोचने से सर पर सूजन पाई गई। मौत की वजह चेहरे और गर्दन पर लगने वाली गोलियां हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन मजीद तहकीक के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पुलिस की तफ्तीशी टीम को शुबा है कि मायरा के कमरे में कातिल के साथ उसके मुआवनतकार भी मौजूद थे। जहांगीर खान, समा, लाहौर।
जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत इलेक्शन को धांधली के खदशात से पाक करना चाहती है, लेकिन पर्ची वाली पार्टियां टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। वोट डालना अब और भी आसान। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर पहले वोटर के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होगी, दूसरे मरहले में होगी ई पोलिंग। पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। जो नून लीग वाले हैं वो पर्चियों से बाहर आने को तैयार नहीं हो रहे, तो हमने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, दोनों जो पर्ची पार्टियां हैं हमारी, उनको कहें कि पहले आके देख तो ले कि टेक्नोलॉजी है क्या। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फवायद गिनवाते हुए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने वाले पड़ोसी ममालिक की मिसाल भी दे दी। ये एक मॉडल ऐसा है जिस मॉडल के जरिए से हमारे पड़ोस में हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी वाले मुल्क ने अपने इलेक्शन को काबिल कबूल बना लिया है। हमारे यहाँ जो ही इलेक्शन होता है उसके बाद एहतजाज होता है और एतराज होता है, और आखिर दम तक जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इफ्तिताह पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं RTS बैठने से बनने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। जहां इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हो गया, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भला कैसे महफूज होंगी। एहतसाब अदालत ने नैब के किडनी हिल्स करप्शन रेफरेंस में सेनेट के साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की दरखास्त बरियत मुस्तरद कर दी। एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद की बरी करने से मुतालिक इस्तदा भी नामंजूर। तीनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 24 मई की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट और जाली रहनुमा सलीम मांडवीवाला किडनी हिल्स रेफरेंस में इस मरहले पर बरी नहीं हो सकते, फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुबह महफूज किया गया फैसला दोपहर में सुना दिया। मांडवीवाला ने दरखास्त से बरियत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शवाहिद की गैर मौजूदगी में ये नैब का केस बनता ही नहीं, लिहाजा 265D के तहत फर्द जुर्म रोकी जाए और नैब का रेफरेंस खारिज किया जाए। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए सलीम मांडवीवाला को फर्द जुर्म के लिए 24 मई को तलब भी कर लिया। हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्तों पर फैसला फर्द जुर्म के बाद किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने फैसले में शरीक मुल्ज़म एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद की बरियत के लिए दायर दरखास्तें भी नामंजूर कर दी। शरीक मुल्ज़मान को भी फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 24 मई को ही तलब किया गया है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका, शहबाज शरीफ का नाम अब ब्लैक लिस्ट में नहीं एक और लिस्ट में है। समाअत की तफसील शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त जस्टिस अली बाकिर नजवी ने समाअत की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका है। क्या ऐसी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म काबिले अमल है? अदालत ने सरकारी वकील को आइंदा समाअत पर मुआवनत करने की हिदायत कर दी। अदालत ने वफाक पाकिस्तान के वकील साहब जो उस दिन भी अदालत में मौजूद थे, उन्हें हिदायत की है कि वो इस दरख्वास्त का तहरीरी जवाब दाखिल करवा दें। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नजवी ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद क्या ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, जिस पर लीगी रहनुमा के वकील ने कहा कि अदालत हुकूमत से जवाब मंगवा ले, सारी बात क्लियर हो जाएगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं एक और लिस्ट में है। अपोजिशन लीडर ने अदालती हुक्म किसी मुतल्लिका अथॉरिटी को जमा नहीं कराया और सीधा एयरपोर्ट चले गए। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि अदालती हुक्म की सर्विस भी कराते, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत की कि वो 26 मई को इसका तहरीरी जवाब जमा कराएं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती हैं चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों की बात करते हैं, इस मुल्क को तो मगरमच्छ खा गया, आवाम की जेबों से पैसा निकाला गया और कहते हैं करप्शन नहीं हुई। पंजाब हुकूमत इस बहती गंगा में हाथ धो रही है, जो भी ईंट उठाए नीचे करप्शन निकलती है। इमरान खान की ये पुरानी आदत है कि जब वो फंसने लगता है कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा जो है उसको चूज किया जाता है और इमरान खान साहब की गर्दन बचाने की कोशिश की जाती है। आप तो वो फनकार हैं जो प्रोजेक्ट से पहले ही करप्शन कर लेते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप वजीर आला जो हैं इमरान खान के तमाम तर जो जराइम हैं उनके अंदर एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। ये वो चाबी वाला खिलौना है जिसको चाबी देकर जिस डायरेक्शन में इमरान खान साहब मोड़ देते हैं वो तो चलने चले चलते हैं। फौजदार साहब उतने दिन आपने हुकूमत नहीं की होगी जितने दिन अब आपको जेल में रहना पड़ेगा। छोटी छोटी रंगीन
मछलियों पे हाथ डालने के शौकीन जो है, उन्होंने इस मुल्क में मगरमच्छों को खाली छोड़ दिया और वो मगरमच्छ इस मुल्क का आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल हर चीज खा गए और उन मगरमच्छों के ऊपर चेयरमैन नैब साहब हाथ डालने से डरते हैं। पानी को जखीरा करने के लिए 10 डैम्स पर काम हो रहा है। उम्मीद है ये डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में डैम्स ना बनने की वजह ये भी थी कि हुक्मरान ऐसे मंसूबों पर काम करना चाहते हैं जो उनके दौर में पूरे हो जाएं। अगर 5 साल का सोचेंगे तो डैम नहीं बनेंगे। ज़रूरी है कि आने वाली नस्लों का सोचा जाए। बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। डैम्स क्यों नहीं बनी? एक वजह तो ये था कि पैसे बनाने थे, जल्दी इन्होंने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पैसे पकड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली मिली है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सारे लोग इलेक्शंस का सोचते हैं कि जी मेरे 5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपने 5 साल का सोच लेंगे तो डैम तो बनेगी नहीं पाकिस्तान में। इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई आगे का अपने आने वाली नस्लों का सोचें, अगर हम हो या ना हो, ये डैम से एक स्टेज पे पहुंच जाएंगी, फिर तो जो भी आएगा उसको पूरी करनी पड़ेगी। मुल्क में पानी का बहरान संगीन हो गया। सूबों को 25 से 30% तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इरसा ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी, खबरदार किया कि इस वक्त पंजाब और सिंध को पानी के 18% शॉर्टफॉल का सामना है। ग्लेशियर पर दर्जा हरारत ना बढ़ने से सूरत हाल संगीन होने का भी खदशा है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद से ज़्यादा अखराज जारी है। मंगला से सिंध को 8000 क्यूसिक पानी की फराहमी बढ़ा दी गई है। इरसा ने कहा है कि हालात मामूल पर आने तक शहरी पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। टेनिस कोर्ट में बॉल उठा कर देने वाला असद जमान टेनिस का अंडर 14 कैटेगरी का नेशनल चैंपियन बन गया। कादर ख्वाजा की रिपोर्ट। मेहनत, लगन और शौक हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, ये साबित किया है लाहौर के कम उम्र असद जमान ने, जो कल तक टेनिस कोर्ट पर बॉल पिकर था और आज उसी कोर्ट पर चैंपियन बन गया। अंडर 14 चैंपियनशिप में असद जमान ने सबको पीछे छोड़ दिया। 4 साल मैंने बॉल पिकिंग की मलिक साहब की एकेडमी में, 5 साल उधर कोस्मा क्लब में की, तो मैं अब बॉल पिकिंग छोड़ दिया। मलिक साहब ने छुड़वा दिया कि आप खेलो। कोच रशीद मलिक भी असद जमान के टैलेंट के मोतरफ। मैंने देखा कि ये अंडर 10 के टूर्नामेंट जीत रहा था और उसके बाद ये अंडर 12 में आया, उसमें मैंने इसको राफम JTI प्रोग्राम में डाल दिया, जिसमें इसको बड़ी हेल्प हुई है। इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग, हंग्री है ये, और हमें इसको सपोर्ट करनी है। असद जमान पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा है। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो मुस्तकबिल में एहसाम और अकील खान का मुतबादिल साबित हो सकता है। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। फ़लस्तीन से इज़हार एकजहती के लिए खिलाड़ी भी अब मैदान में आने लगे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर पॉल पोग्बा और इमाद ने ग्राउंड में फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। फ्रेंच फुटबॉलर पॉल पोग्बा और आइवरी कोस्ट के फुटबॉलर इमाद ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के बाद ग्राउंड में मौजूद तमाशाई से फ़लस्तीन का परचम लेकर ग्राउंड का चक्कर लगाया और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ और फ़लस्तीन से एकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।